हेलो दोस्तों, आपकी डिमांड पे हम किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे जो 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपने ध्यान रखना है, वो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रांजैक्शन कंप्लीशन में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इससे पहले कि हम ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में हमारे सिविल कोर्ट्स में 95% केसेस रियल एस्टेट से रिलेटेड ये इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। कहीं पे वो डॉक्यूमेंट्स में या तो फ्रॉड किया गया है या कहीं पे बायर या सेलर के इग्नोरेंस की वजह से वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होती हैं एंड इवेंचुअली उसी के बेसिस पे कोई बायर या कोई सेलर आपस में ही कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे को कोर्ट पे लेके जाते हैं। ताकि ऐसी सिचुएशन आगे ना खड़ी हो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले अच्छे से समझें और फिर उसी के बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टाइटल डॉक्यूमेंट, कि भाई आप जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके नाम पे है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उस कैटेगरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल डीड या कन्वेंस डीड। अब सेल डीड क्या है? सेल डीड है जब आप प्रॉपर्टी एक परचेज कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को जब आप गवर्नमेंट के पास जाके उसको गवर्नमेंट के मतलब जो गवर्नमेंट असाइंड अथॉरिटीज़ हैं वहाँ आपने स्टैम्प पेपर परचेज किया, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के मुताबिक इट में वेरी, स्पेशली अगर हम गुड़गांव में अलग अलग लोकेशंस की बात करें या दिल्ली की बात करें या नोएडा में, इट में वेरी फ्रॉम 3% to 7%। गुड़गांव इन पर्टिकुलर इज अबाउट 5 to 7%। अब ये परसेंटेज कैसे है? सपोज 5 to 7% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग कई बार TSV भी कहते हैं, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये एक फीस है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है जिसको आप गवर्नमेंट को पे करते हैं बाय परचेजिंग द स्टैम्प पेपर्स इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इससे क्या है, जो फीस है सरकार को जो जानी है वो ऑटोमेटिकली सरकार तक पहुंच जाती है। जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं और उसमें जो सेलर है वो भी ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ जी, मैं सेलर एज एन एग्जिस्टिंग बायर आई एम ट्रांसफरिंग दिस प्रॉपर्टी टू पर्सन बी हु इज गोइंग टू बी द फ्यूचर बायर। ठीक है जी। सो दैट्स, आज हम बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग टू और वी आर नॉट गोइंग डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो दैट्स द सेल्स डीड। अब द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लेते हैं कि आपने सक्सेसफुली सेल्स डीड कंप्लीट कर दी, अपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली, बट क्या वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे आपके नाम पे है? सो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ने से क्या क्या होगा? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी अगर नए बायर के नाम पे चढ़ जाती है तो उससे जितने भी टैक्सेस जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, आपकी बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी ऑथेंटिकेट करता है वो प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर, उन डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम आ जाता है। सो दिस प्रोसेस, ताकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अपडेट करना, इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो फर्स्ट इज सेल्स डीड और कन्वेंस डीड, सेकेंड इज म्यूटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर एनी ऑफ दीज। एक और बहुत जरूरी चीज है जो आपने समझना है, वो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, जिसको हम लोग कई बार GPA भी कहते हैं। सो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर एनी प्रॉपर्टी इफ इज सोल्ड, सो इन द आईज ऑफ लॉ इट डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। मतलब GPA की कोई ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है कोर्ट के नजरों में। मान लेते हैं कि पर्सन ए, जिसके पास वो प्रॉपर्टी किसी तरीके से आई थी, उसके भी 3 पॉइंट्स हैं कि प्रॉपर्टी किसके पास किन 3 पैरामीटर्स पे आती है, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट
करेंगे। उन पैरामीटर्स के बेसिस पे जब वो प्रॉपर्टी वो पर्सन बी को बेचता है और पर्सन बी ने गुड फेथ पे वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली और वो प्रॉपर्टी उसने परचेज की जीपीए पे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे, तो कोर्ट इस बात को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा दैट इट इज अ लॉफुल ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि जीपीए के द्वारा ली गई प्रॉपर्टी पे कोई आपकी रजिस्ट्री अब तो आपने की नहीं, तो गवर्नमेंट को तो आपने वो फी पे नहीं किया। और गवर्नमेंट को आपने फी वो पे क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने द बायर, द न्यू बायर एंड द सेलर, उन दोनों ने आपस में एक डिसाइड कर लिया कि जी जो रजिस्ट्री कॉस्ट है उसको हम बचा लेंगे, जो भी 5%, 6% या 7% है, मान लेते हैं आप एक करोड़ की प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो 5% मतलब 5 लाख रुपए, 6% मतलब 6 लाख रुपए, 7% मतलब 7 लाख रुपए। तो ये 5 से 7 लाख रुपए हम बचा के एक 50 रुपए की पेपर पे, कोर्ट के स्टैम्प पेपर में हम ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो मतलब वो फी तो सरकार के पास गई नहीं। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इट होल्ड्स नो लीगल वैल्यू, यू मस्ट अवॉइड दिस। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई बार जैसे हम लोग बहुत सारे पुराने बायर से भी मिलते हैं और उनसे उनके ये डिफ़िकल्टीज हम समझते हैं या हमने कई बार सुना है ओवर लास्ट 21 ईयर्स। मैं बहुत सारे ऐसे कस्टमर से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि मैंने एक ट्रांजैक्शन की थी जीपीए पे और जिनसे मैंने वो प्रॉपर्टी परचेज की, मैं उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गया अपने फैमिली के साथ, 5-6 साल रहने भी लगा और 5-6 साल के बाद उस सेलर के फैमिली में से कोई आया और उसने उसी प्रॉपर्टी पे एक क्लेम डाल दी। ठीक है, तो जब वो क्लेम उसने डाला, वो क्लेम और मेरे को वो कोर्ट में घसीट के ले गया। तो कोर्ट में जब वो हमारी पेशी हुई, बहुत लंबे दौरान में तकरीबन 12 से 15 साल तक ये केस चला एंड इवेंचुअली कोर्ट ने यही जजमेंट दी में जो नया बायर है उसके अगेंस्ट कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर उसी के नाम पे, क्योंकि जो आपने ट्रांजैक्शन की है जीपीए पे दैट डजंट होल्ड ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। आपने बस ये टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखनी है, सिग्निफिकेंस में आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और आप उस प्रॉपर्टी में अपने डॉक्यूमेंटेशन के बाद रहने लगे फैमिली के साथ, और आपको पता लगा कि 3 साल 4 साल के बाद कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आ गया आपके घर के दरवाजे में ये नॉक करते हुए कि जी जो पुराना सेलर था उसने इस करंट प्रॉपर्टी पे कोई बैंक लोन ली हुई थी, जो आपने एट द टाइम ऑफ परचेज आपने शायद उसको वेरीफाई नहीं करवाया होगा फ्रॉम द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज, और अब आपने वो बैंक का जो इंटरेस्ट है बाय लीगल टर्म्स आपको वो बैंक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, आप कोर्ट पे जाके लड़ सकते हैं, बट चांसेस पूरे ये हैं कि आप उसको हारोगे। क्यों? बिकॉज आपने एट द टाइम ऑफ परचेज ये ध्यान नहीं दिया कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है कि नहीं। इट कैन बी अ कमर्शियल लोन, कैन बी अ रेजिडेंशियल लोन, होम लोन। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करेंगे, क्योंकि कोर्ट आपके इग्नोरेंस को विल नेवर वैलिडेट। कोर्ट ऑलवेज अज्यूम्स दैट यू शुड नो ऑल द पैरामीटर्स इन द राइट ऑर्डर व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी। अगर आप जाके कोर्ट को कहें कि जी मेरे को तो ये सेलर ने ठग लिया, ये सब बातें कोर्ट आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देगी। इसमें इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में फॉर्म 15 एंड फॉर्म 16 है। वो इसको करने का तरीका एक और ये है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लीगल अथॉरिटीज़ हैं ऐसे, आप उनमें से किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, या आप किसी भी एक अच्छे चैनल पार्टनर या एजेंट को आप अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, तकरीबन 150-200 लोगों की टीम है और अमोघ बिल्टेक में, और हम अपने कस्टमर्स को फ्रॉम स्टार्ट ए टू एंड जी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ परचेज क्या आपने प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिट्स
एग्जिस्टिंग सेलर से लिए हैं, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं एक और तरीका आपने ये वेरीफाई करना है कि जो एग्जिस्टिंग सेलर है क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। तो आप वो कैसे वेरीफाई करेंगे? आप ये देख सकते हैं, उससे आप डिमांड कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स हैं, वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स में जो एग्जिस्टिंग सेलर है उसका नाम वहां पे दिखना चाहिए। ये आपको क्या सिग्निफाई करेगा कि उस प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग सेलर ने म्यूटेशन करके अपना नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड किया हुआ है। और आपने एग्जैक्टली यही करना है जब आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। आपने सेल्स डीड करवाई या कन्वेंस डीड करवाई, दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप जाके सरकार के रिकॉर्ड्स में अपना नाम अपडेट करवाएंगे, विच इज म्यूटेशन। आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। प्रॉपर्टी चाहे जितने मर्जी सस्ते में आपको मिल जाए, नहीं का मतलब एब्सोल्युटली नो, आपने नहीं करनी। अगर आपने की, वो आपकी रिस्क है और उस रिस्क का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। वो टाइम लिमिट कैन बी एनीथिंग, तो आपने वो अवॉइड करना है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपने चेक करना है टू वैलिडेट कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं कहीं उसमें कोई बैंक लोन तो नहीं है, राइट। नाउ जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपने ये भी देखना है कि सेलर का नाम सरकारी रिकॉर्ड्स में अपडेटेड है, विच विल अपीयर थ्रू दी टैक्स रिसिट्स। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स मिलती है। और कौन सी प्रॉपर्टी में आप टैक्स पे करते हैं? कोई भी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रिटेल प्रॉपर्टी हो, उसमें आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। अगर आपका कोई प्लॉट है तो प्लॉट में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, बट द मोमेंट यू कंस्ट्रक्ट योर हाउस ऑन अ प्लॉट, then immediately you have to start paying property tax। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आपने ये इसको अच्छे से समझना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर, कोई रो हाउसेस, कोई विला अगर आप परचेज कर रहे हैं जहां पे कि सारा दारोमदार सेलर और बायर के बीच में है, तो आपने सेलर से सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के ड्राइंग्स, जो अप्रूव्ड ड्राइंग्स होंगे, जो उस सेलर ने एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स आई होंगी, वो आपने डिमांड करना है और सेलर आपको वो डिमांड, आपके डिमांड पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको देगा। सो सैंक्शन बिजनेस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी इंपॉर्टेंट रीजन एक ये भी है कि आप जब आप बैंक में जाके होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, सो बैंक विल डेफिनेटली आस्क फॉर सैंक्शन बिजनेस प्लान, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान। अभी ऐसा क्यों है? अगर सैंक्शन प्लान नहीं है तो बैंक को कैसे पता लगेगा कि जो आपने वो प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसमें सारे सरकारी पैरामीटर्स को फॉलो किए गए हैं कि नहीं। जैसे सपोज अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, तो अगर हम 300 से अप टू 299 स्क्वायर यार्ड्स तक जो उसमें कवरेज पैरामीटर्स हैं वो अलग है। जैसे ही आप 300 गज से ऊपर जाएंगे उनमें पैरामीटर्स अलग बनेंगे। तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी कल को परचेज करनी है और आप बैंक लोन या होम लोन अवेल करना चाहते हैं, सो द बैंक विल डेफिनेटली डिमांड फॉर अ सैंक्शन बिल्डिंग प्लान। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, मान लेते हैं कि आप कोई प्लॉट ले रहे हैं या आपने कोई जमीन ली है, तो वो जमीन पहले मान लेते हैं कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड थी और वो एग्रीकल्चरल लैंड एक शहर में, गुड़गांव का एग्जांपल लेते हैं, जहां मास्टर प्लान 2001 से चेंज होते होते 2011, 2021 और आज हम 2031 के मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं। 2011 के मास्टर प्लान पे ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल जमीन थी जो 2021 के मास्टर प्लान पे आर जोन में आ गई, मतलब रेसिडेंशियल जोन में उसको दिखा दिया गया। तो अब अगर आपने 2011 में कोई एग्रीकल्चरल लैंड देखी जो आप 2031 के मास्टर प्लान पे परचेज करना चाहते हैं, तो वो चेंज ऑफ लैंड यूज, वो जो एग्रीकल्चरल जमीन है उसमें आपने सरकारी फीस पे करने के बाद उस एग्रीकल्चरल लैंड को आपने आर जोन में कन्वर्ट करवाया। सरकार को अकॉर्डिंग जो फीस सरकार की बनती है आपने वो पे की, और आपने फिर उस लैंड को या उस प्लॉट को अपने पर्सनल यूज के लिए आप यूज करने के लिए यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम कई बार कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं,
ठीक है, तो वो गाड़ी अगर हम उसमें हम जो प्राइवेट कार्स है जो आप और हम अपने घरों में चलाते हैं, अब अगर उसमें हम कमर्शियल लाइसेंस लिए बिना अगर हम काम करने लगे, अगर हम उसको कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में यूज करें, सो वो इलीगल है। कल को कोई भी ट्रैफिक वाला आपको रोक के पूछ सकता है। जैसे अगर हम दिल्ली के बाहर जाएंगे तो स्टेट बॉर्डर्स में जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, जिसे नाका कहते हैं या चुंगी कहते हैं, अगर आपने वहां पे पकड़े गए तो वो आपको हैवी पेनल्टी देगा। उससे बचने का लीगल तरीका ये है कि आप अपने गाड़ी को, अगर आपने कमर्शियल यूज पे लेना है तो उसी गाड़ी को आप कमर्शियल लाइसेंस पे कीजिए और आप उसको यूज कीजिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल जमीन पे आप सरकार के फीस पे करेंगे और उस फी के बाद आपकी वो प्रॉपर्टी या वो जो जमीन है वो आप उसको अपने कमर्शियल, रेजिडेंशियल, जिस मुताबिक आपके चॉइस के मुताबिक आप उसको यूज कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, जो एट द टाइम ऑफ होम लोन बैंक आपसे पूछेगी, दैट इज अलॉटमेंट लेटर। सपोज वही पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई प्रॉपर्टी दी या प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और पता लगा पर्सन ए के पास कोई अलॉटमेंट लेटर ही नहीं है। अब ये केस जनरली गुड़गांव में जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, जहां पे एट द टाइम ऑफ परचेज उस बायर को एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है डेवलपर द्वारा। पता लगा कि आपने उस बायर से कोई रीसेल की ट्रांजैक्शन की और एग्जिस्टिंग बायर के पास कोई अलॉटमेंट लेटर ही नहीं है और आप उससे ट्रांजैक्शन कर बैठे, तो आपको कैसे पता कि यू आर द राइटफुल ओनर? आपके पास अलॉटमेंट लेटर ही नहीं है, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड दैट प्रॉपर्टी, सो हाउ कैन यू क्लेम कि आपके यू आर द ओनर? सो देखिए क्या होता है, अगर हम हमारे आम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें, ऐसे बड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं जो हम सोचते हैं कि ये इग्नोर किया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये केस कल को कोर्ट में पहुंचता है तो जज आपके कोई भी इग्नोरेंस को तवज्जो नहीं देगा। जज पूछेगा वो अलॉटमेंट लेटर कहाँ है आपका, और आपके पास तो है नहीं, तो आपने प्रॉपर्टी अपने डिस्प्यूट पे खड़ी कर ली। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है विच इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। सपोज अब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन ए और पर्सन ए के पास वो प्रॉपर्टी में रहने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो हाउ डू यू नो कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है जिसपे उसके पास अलॉटमेंट है, बट ही इज ऑथोराइज्ड टू गो एंड स्टे इन दैट प्रॉपर्टी? जब तक आपके पास वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं होगी तो बैंक क्यों आपको उस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन देगा और अपने पैसों को रिस्क पे डालेगा? क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो आगे चल के रिस्क, ये जो ट्रांजैक्शन अगर आप कर बैठे हैं तो ट्रांजैक्शन तो इन एनी केस विल बी नल एंड वॉइड, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो बैंक ऐसे क्यों बैंक अपने अपने पैसों को एक रिस्क पे डालेगा? सो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए वैसे दिस आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्या होता है अगर हम कोई प्रॉपर्टी पोजीशन पे दे रहे हैं और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू किए बिना ही लोग उसमें शिफ्ट हो गए और कल को उस प्रॉपर्टी में कोई अनटूवर्ड सिचुएशन या अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, कोई फायर लग जाता है, सम एक्सीडेंट दैट मे हैपन, बहुत किस्म के एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो डू यू रियलाइज कि वो कितना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इंक्लूडिंग द डेवलपर। डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिए किसी भी रेजिडेंट को अंदर प्रोजेक्ट में ना रहने दिया जाए। बाई चांस अगर कोई प्रॉपर्टी में लोग शिफ्ट हो गए विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो आप ये मान के चलिए कि वो आगे चल के एक डिस्प्यूट के रूप में आपके सामने आ सकता है। अब इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, वो अगेन अगर हम गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में भी अब काफ़ी सारे हाई राइजर्स बन रही हैं, जिसमें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं कोई डेवलपर ए ने कोई प्लॉट पे या किसी रेजिडेंशियल जोन पे अपना एक ग्रुप हाउसिंग बनाया। अब ग्रुप हाउसिंग बना के उसने सारे पैरामीटर्स फॉलो किए, बिल्डिंग उसकी तैयार है, रहने लायक है, सब कुछ अप्रूव्ड है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, बट उसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। सो विदाउट हैविंग अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन इट्स हैंड, द डेवलपर इज नॉट अलाउड टू allow any resident to come and stay in the property.
ये डेवलपर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सेलर, और ये आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बायर टू वेरीफाई दीज documents or availability of these documents before you actually go and start living in that complex. एक और बहुत important और perhaps the last important point in today's conversation is, हम जब कभी भी कोई transaction करते हैं, मान लेते हैं किसी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप एक अपार्टमेंट आपने फाइनलाइज किया और उसमें आपने सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए। इसमें एक पॉइंट मैं टाइटल डॉक्यूमेंट्स में मिस कर गया, विच इज चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है, जैसे आप यू कैन मेक आउट फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मतलब वो प्रॉपर्टी कितने बार बिकी है और उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के चेन क्या है, फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, फ्रॉम पर्सन बी टू पर्सन सी आपके पास उसकी भी कॉपी होनी चाहिए, फ्रॉम पर्सन C to person D आपके पास वो ट्रांजैक्शन की भी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, एंड लेट्स अज्यूम यू आर द लास्ट पर्सन, सो फ्रॉम पर्सन D टू पर्सन E। सो ये जो पीछे के चेन है, अगर आपके पास ये चेन नहीं है तो बैंक्स विल नॉट गिव यू एनी होम लोन विदाउट नोइंग दिस और विदाउट हैविंग दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज चेन ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, सो लेट्स अज्यूम आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, आपने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स भी आपके पास है, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है। सो आपको जो एक और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए वो है नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द मेंटेनेंस। मान लेते हैं फ्रॉम अ पर्सन ए हु इज सेलिंग द प्रॉपर्टी टू पर्सन बी, और उसने जो मेंटेनेंस पे करना होता है वो उसने मेंटेनेंस नहीं पे किया, तो जो नया ओनर आएगा, जैसे आप नए ओनर आए, आप तो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट देखना भूल गए या आपने इग्नोर किया, बट जो मेंटेनेंस अथॉरिटीज हैं, जो RWAs हैं, वो आपसे मेंटेनेंस फी 100% क्लेम करेंगे और लीगली यू आर बाउंड टू पे दैट। अगर आप फिर से कहेंगे कि जी मैं तो इग्नोर कर दिया, तो ये आपकी गलती है कि आपने इग्नोर क्यों किया। यू शुड हैव इग्नोर्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंड यू शुड हैव चेक्ड from the maintenance office that for a unit X the existing seller has paid and cleared all his maintenance dues, और आप उस सेलर को बोलिए कि अपने मेंटेनेंस ऑफिस से या अपने एस्टेट ऑफिस से आपको एक NOC की डॉक्यूमेंट दे, उसके बिना आप ये ट्रांजैक्शन मत कीजिए, अदरवाइज यू माइट जस्ट एंड अप पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी which can run into lakhs depending upon the size of the apartment and the nature of the complex or the residential community. Higher the features, जितनी ज़्यादा luxurious property होगी उसमें maintenance फी ज़्यादा होगी। तो ये आप बाद में फॉलो अप में अगर आप ये कहें कि आपके पास आइडिया नहीं था, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपके एडवाइजर ने आपको डेफिनेटली बताना चाहिए था। और बेस्ट तरीका ये है कि आप एक अच्छे लीगल कंसल्टेंट को हायर कीजिए, आप एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर कीजिए। दीज आर प्रोफेशनल्स हु नो देयर जॉब वेल। ये आपको हर इन प्रॉब्लम से दूर रखेंगे, आपको इन हर इश्यूज से आपको अवगत करवाते रहेंगे। दे विल मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ताकि आप जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दिस ट्रांजैक्शन टर्न्स आउट टू बी अ नाइस एंड हेल्दी ट्रांजैक्शन फॉर यू एज अ बायर एंड फॉर द सेलर ऑल्सो। ठीक है, तो ये आज हमारी एक छोटी सी अटेम्प्ट थी, कुछ ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं और जिसका खामियाजा हमें आगे चल के भुगतना पड़ता है। अब वो इट कैन गो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आपको पता ही है हिंदुस्तान के कोर्ट्स में सिविल केसेस 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल चल रहे हैं। वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी, वो ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एज एन इन्फॉर्म्ड बायर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान दें और एट द टाइम ऑफ परचेज आप इन डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करें अपने सेलर से, ताकि आप अपने हाथ पक्के करके ट्रांजैक्शन को कंक्लूड कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे एंड विल कम बैक टू यू अगेन फॉर एनीथिंग एल्स दैट यू रिक्वायर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू रिवर्ट टू यू विद ऑल द आंसर्स एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन मेक अ कॉल टू अस। नीचे हमारे नंबर्स दिए होंगे और
In case if you have any specific question related to any of these points that we have covered, you may kindly pose your question and we'll revert to you. Thank you.